हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेंट्रल टेटिक में सीडीपी का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सारा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है यूत्सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यूत्सा है, तो यूत्सा क्या है? तो यूत्सा कल्पना है या संवेग है या चिंतन है या मूल प्रवृत्ति है, क्या है? तो यूत्सा जो है इसका राइट आंसर होगा एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, यूत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ठीक है, विलियम मैकडूगल ने दिया था। और टोटल मूल प्रवृत्ति जो है 14 को मूल प्रवृत्ति है, जिसमें पलायन या भागना इससे संबंधित अगर आवेग देखी जाए तो भय होती है। यूत्सा, युद्ध प्रवृत्ति, पुत्र की कामना या पैतृक प्रवृत्ति, ये सारा जो है आपको मूल प्रवृत्ति है। जैसे शरणागति या संवेदना, ये मूल प्रवृत्ति है। जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है। ये सारा जो है मूल प्रवृत्ति है। जैसे पलायन या भागना, ये तो मूल प्रवृत्ति हुआ, और इससे संबंधित अगर आवेग पूछा जाए तो होगा भय। यूत्सा या युद्ध प्रवृत्ति, इससे संबंधित अगर आवेग पूछा जाए तो होगा क्रोध। ठीक है, जैसे पुत्र का कामना या पैतृक प्रवृत्ति, ये जो है वात्सल्य होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक तत्व, दूसरा है आपको सामाजिक परिवेशजन्य, और तीसरा है आपको आर्थिक तत्व, और चौथा है वंशानुगत तत्व। तो बालक को सामाजिक विकास को, बालक का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा एलिमेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट, यानी कि बी नंबर। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होता है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और समाज में रहकर ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और अपनी जन्मजात जो उसकी प्रवृत्ति होती है और योग्यताओं का विकास करता है उसी से वो, और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण से ही संभव है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आइए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कहता है द्रुतगामी विकास का नियम, दूसरा ऑप्शन कहता है अनियमित विकास का नियम, तीसरा कहता है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, और चौथा नंबर ऑप्शन कहता है कि कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको ए नंबर, द्रुतगामी विकास का नियम। क्योंकि शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है, और शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, और शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति जो है अत्यंत तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। और बाल अवस्था के प्रथम 3 वर्ष के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है वो शारीरिक विकास, 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है वो शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है इस आयु में, और बाद के 3 वर्ष में शारीरिक विकास की गति थोड़ा धीमी हो जाती है। ठीक है, तो शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम है, लॉ ऑफ रिपीट ग्रोथ का है ये।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा कहता है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा कहता है अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और चौथा है आपको समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइए कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो एक आपको ये तो विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी आपको जो है ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ जो है ये भी विकास का सिद्धांत है। एक अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत होता है, प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्योंकि आपको जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तब हम उससे कुछ परिवर्तन देखते हैं, और अध्ययनों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि मतलब इन परिवर्तन में मतलब पर्याप्त सिद्धांत का जो है अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, इन्हीं को विकसित का सिद्धांत कहा जाता है। अगर विकास के सिद्धांत देखा जाए तो विकास की दिशा का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है। ठीक है, विकास का क्रम का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम वो वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये सारा जो है विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आप लोग सोल्व कीजिए। कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया है, किसने ये कथन दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपको पहला ऑप्शन कहता है मेरेडिथ, दूसरा है हरलॉक, तीसरा है गोसेल और चौथा है आपको डगलस। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपको हरलॉक, क्योंकि हरलॉक के अनुसार जो है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, पहला ऑप्शन है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, दूसरा मतलब अधिगम जो है एक स्वतंत्र क्रिया है, तीसरा ऑप्शन कहता है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। ठीक है, तो कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे इस चारों ऑप्शन में, कि अधिगम जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बताइए। तो कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा ही नहीं, ठीक है, कोहलर जो था इनके अनुसार प्रयास या त्रुटि के द्वारा ही नहीं सीखता है, बल्कि वो अपनी मानसिक, ठीक है, मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण जो है परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति और परिकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना तथा फिर प्रतिक्रिया करना सूझबूझ का परिचालक होता है। ठीक है, सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत या समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत, ये सारा चीज जो है इन सभी नामों से जो है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत। ठीक है, कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो वो सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है।
ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, किसने पाठ योजना का पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था, बताइए। तो इसका ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ आपके स्क्रीन पर ऑप्शन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर हर्बर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि पाठ योजना की जो है पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। ठीक है, ये हर्बर्ट ने किया था, इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था, जो निम्नलिखित हैं, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था, मूल्यांकन। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के ये 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण है। आज भी इसका अनुसरण किसी न किसी रूप में लिया जाता है, और हमारे देश में तो अधिकतर पाठ योजनाएं हर्बर्ट के उपागम के आधार पर ही बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ठीक है, ऑप्शन है पहला कैनन, दूसरा है जुंग, और तीसरा है क्रिस्मर, और चौथा है स्पेंजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कैनन। ठीक है, क्योंकि कैनन ने ग्रंथियों के आधार और व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्तियों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति को 3 प्रकार बताए हैं। पहला है थायराइड ग्रंथि वाले, दूसरा है प्यूटरी ग्रंथि वाले, और तीसरा है आपको एड्रीनल ग्रंथि वाले। जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति को 3 भाग में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में वर्गीकृत किया था। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। कहते हैं क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, किसने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है डिहान। ठीक है, चौथा है ड्रेवहल, और दूसरा ऑप्शन है ड्रेवहल, तीसरा है आपको कोल एवं ब्रूस का, और चौथा है क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल ऑक्टोमस। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी सृजनात्मक मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसका ये कथन है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होगा क्रो एवं क्रो का। ठीक है, ये डी नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा, क्रो एवं क्रो का। क्योंकि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह क्रो एवं क्रो नहीं कहा था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं B.S. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। V.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, दूसरा है परिपक्वता के फलस्वरूप, तीसरा है आपको जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, और चौथा है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा आपके अनुसार से।
तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपको ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर जो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से खाली स्थान ने वर्गीकृत किया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन ही था और हम आपको इसका जो है बता भी दिए थे। इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा। मैकडूगल साहब ने जो है इसका जो है मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार में विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मैकडूगल साहब, मैकडूगल। एक मिनट, हाँ, मैकडूगल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। यह किसने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, किसने कहा था यह, तो बताइए। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी नंबर। ठीक है, डमीवल का। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन जो है डमीवल ही प्रतिपादित किया था, उन्होंने ही बताया था। और रॉस जो है उसके अनुसार जो है ध्यान विचार वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है, तो यह इसलिए रॉस नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर मन का है। ठीक है, क्योंकि मन का ये कहना था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी नंबर ऑप्शन होगा गाल्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 12 से 16 वर्ष के बालक हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक है, पहला है आपको आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और चौथा है आपको चित्रांकन परीक्षण। चलिए बताइए इसका। क्वेश्चन है आपको 12 से 16 वर्ष के बालक हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको आपको बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए हमारे हिसाब से, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्योंकि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने 1964 में साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण को प्रतिपादित किए हैं। यह जो है परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए ही उपयुक्त है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका साधारण मानसिक योग्यता। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। आप लोग नोट्स भी अगर चाहिएगा तो बनाते चलिएगा। जैसे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप डायरेक्ट याद रखिए स्पीयरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है।
तो पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, और तीसरा है कोहलर, चौथा है गेस्टाल्ट। बताइए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का बी नंबर। क्योंकि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, और संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना अर्थहीन जो है ज्ञान, मतलब अर्थहीन ज्ञान है, और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, तो संवेदना क्या है? संवेदना क्या है? अर्थ रहित, मतलब अर्थहीन कह सकते हैं हम लोग ज्ञान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 16 का? तो इसका बी नंबर होगा, प्रत्यक्षीकरण। बी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर को। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 17 नंबर। थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलॉव, तीसरा है कोहलर, चौथा है गेस्टाल्ट। बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर कहता है औसत बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि मतलब औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा? बताइए, क्योंकि आपको पता है इसका राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर। क्योंकि 90 से लेकर 109 तक जो होता है समान बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और यहाँ तक 90 से 100 तक। ठीक है, और 110 से लेकर 119 तक उत्कृष्ट बुद्धि होते हैं, और 120 से लेकर 139 तक प्रखर बुद्धि होते हैं, और 140 से 200 तक आपको प्रतिभाशाली जो है होता है। तो इसलिए आपका औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होगा? तो औसत वाला का एक होगा, औसत मतलब एक समान वर्ग। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 90 से 100 तक होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक है? ठीक है, बताइए आप लोग 19 का। तो 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वर्नन, थॉर्नडाइक, काइटेल और स्किनर। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा काइटेल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और हेगार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, ये 21 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट जो है किसका घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन। चलिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है, और ब्लूप्रिंट एक जो है त्रिआयामी चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र जो है उसके संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिखाते हैं जिसका वो परीक्षण निर्माण करता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी विषय वस्तु या पाठ सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंक का विभाजन करते हैं या प्राप्त उद्देश्य के बल का निर्धारण करते हैं, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए जो है
अलग प्रकार के सारणी का निर्माण करते हैं। इसी से प्राप्त उद्देश्य पाठ सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण विवरण किया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से भी जान सकते हैं। इसलिए परीक्षण निर्माण होगा ये ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बनाया जाता है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का जवाब दीजिए। कहता है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो इसका 22 का राइट आंसर होगा आपको पियाजे ने। ठीक है, आपको सभी को पता होगा पियाजे साहब ने ये दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ठीक है, तो हालांकि MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्ति के लक्षणों और मनोवृत्ति जो हैं उसका आकलन करता है। और MPPI एक साइकोमेट्रिक परीक्षक है। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधित मुद्दों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता करता है। तो इसमें थोड़ा सा डॉट है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति तो होगा नहीं, बुद्धि होगा नहीं, व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इसका जो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। ठीक है, ये C नंबर इसका राइट आंसर होगा, C नंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको C नंबर, मोटिवेशन। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, C नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आता है शैशव काल का समय बताए। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट मारिए इसका आंसर। इसका होगा आपको जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, B नंबर इसका राइट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। आइए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का आता है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्ति के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 26 का होगा D नंबर, अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, 26 का D नंबर ऑप्शन होगा, अधिगम के सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो ये हम 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। देखिए 14 को मूल प्रवृत्ति होता है। ठीक है, जिससे उत्साह एक मूल प्रवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मक या अनुप्रयोग या समझ या समस्या समाधान। तो समस्या का समाधान होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 28 का राइट आंसर होगा समस्या का समाधान। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषाई था? ये तो सबको पता होगा, 29 नंबर क्वेश्चन सबको पता होगा। बताइए क्या होना चाहिए? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक विषाई था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा B नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया अंत भला तो सब भला। ये आप लोग जवाब दीजिए कि मौलिकता, नयनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? पहला है
पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, और इसके बाद अगला ऑप्शन है बुद्धि और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर बताइए कि मौलिकता, नमनीयता एवं तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता और बुद्धि, अभिप्रेरणा। बताइए आप, राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बुद्धि। तो बुद्धि, हाँ बुद्धि नहीं होगा, सॉरी डी नंबर इसका राइट आंसर। डी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सृजनात्मकता होगा। हाँ सृजनात्मकता ही होगा, 100% राइट आंसर है ये, सृजनात्मकता ही होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में और फिर 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग पहले टेस्ट दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे, फिर अपने आप को मिलान कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना बनाया। ठीक है, और हम जो हैं सेंट्रल टीटी का जो नया नया क्वेश्चन आया है पिछला साल में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, सभी का एक एक सेट रोज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। ठीक है, जय हिंद।